सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में थर्ड पेपर अपना आज शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें गैल्वेनोमीटर के बारे में चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर से। परिपथ में क्षणिक अंतराल के लिए न्यून धारा के मापन अथवा संसूचन के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है, यह उपकरण प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर में आवेश Q का जो मापन है वो निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। यहाँ I जो है वो धारा है और dt समय अंतराल है। तो आवेश Q का मान इंटीग्रेशन I dt द्वारा दिया जाता है। अब यदि हम प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर की संरचना की बात करें तो प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के अंदर ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र अग्र दृश्य है गैल्वेनोमीटर का, जबकि ये जो दूसरा चित्र है ये शीर्ष दृश्य को दर्शाता है। इसमें H एक पॉइंट है, T1 जो है यहाँ पे एक टर्मिनल है। ये टर्मिनल आपके तार S1 से जुड़ा होता है। ये एक अवतल दर्पण है M। ये एक कुंडली है ABCD, आयताकार कुंडली है। दूसरा तार आपका S डबल डैश है जो टर्मिनल T2 से जुड़ा है। दो स्थायी चुंबकों के खंड रखे हुए हैं। ये N खंड है, ये S खंड है। ये वक्राकार है जिससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में उत्पन्न होता है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाला चित्र है कि यहाँ जो चुंबकीय त्रिज्य चुंबकीय खंड बना हुआ है, इसके कारण इनके मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो और इस कुंडली पर एक समान बल जो लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और इसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले इसकी संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। तो चित्र ए के अनुसार चल कुंडली प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर में एक घोड़े की नालनुमा स्थायी प्रबल चुंबक NS होता है, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी। स्थायी प्रबल चुंबक है N और S। इसके ध्रुवों के मध्य की जो सतह है वो अवतल होती है। ये अवतल सतह है, वक्र रूप लिए हुए है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है ये त्रिज्य रहता है। उनके बीच की खाली जगह में ताम्र के बारीक विद्युतरोधी तार से बनी हुई कुंडली ABCD लटकी रहती है। ये कुंडली ABCD है, अभी बात की थी वही है। चित्रानुसार कुंडली ABCD के एक सिरे को फास्फर ब्रॉन्ज से बने पतले लटकन तार S डैश से जोड़कर उसे टर्मिनल T1 से लटका देते हैं। इस लटकन पर छोटा अवतल दर्पण M चिपका रहता है। ये आपका छोटा अवतल दर्पण M है, ये चिपका हुआ है। यह निलंबन तार कुंडली के विक्षेप के समय आवश्यक प्रत्यानयन बलागुण प्रदान करता है। टर्मिनल T1 से जुड़ा पेच H जो है ये घुमाया जा सकता है। जो पहला ऊपर वाला H है, पेच है ये, जिससे लटकन तार S डैश में कोई ऐंठन नहीं हो। कुंडली का दूसरा सिरा स्प्रिंग S डबल डैश से जुड़ा रहता है, जो ये रही स्प्रिंग। इससे कुंडली विक्षेपित होने के पश्चात प्रत्यानयन बलागुण के कारण स्थिर अवस्था में आ जाती है। कुंडली के फ्रेम के मध्य बेलनाकार नरम लोहा क्रोड I रहता है, ये आपका। इससे कुंडली पर कार्यरत त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये प्रबल हो जाता है।
और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने के कारण ये कुंडली पे जो बल लगता है उस बल को दिखा रहा है इस चित्र में। इस कुंडली के दोनों सिरों पर इस सिरे पे बल इधर लगता है, लगने वाले बल का मान NIBL और इधर बल का मान NIBL है। अब यदि हम बात करें सिद्धांत की, तो चित्र बी में जैसे अभी अपन ने चर्चा की बल लगता है, तो चित्र बी के अनुसार माना चुंबकीय क्षेत्र जो है वो त्रिज्य एवं एक समान है। इस क्षेत्र में कुंडली की भुजाएं BC और AD जो है ये ऊर्ध्वाधर है। यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I का मात्रक एम्पियर है, तो कुंडली की ऊर्ध्वाधर भुजा पे जो लगने वाला बल होगा वो बल होगा F बराबर NIBL। यहाँ N जो है ये कुंडली में फेरों की संख्या है, B जो है चुंबकीय प्रेरण है और L जो है भुजा की लंबाई है। चित्र B के अनुसार दोनों भुजाओं पर कार्यरत बल जो है वो एक समान रहेगा, समानांतर होगा और विपरीत दिशा में होगा। इसके कारण कुंडली में एक बल युग्म उत्पन्न होगा। इस प्रकार के बल युग्म को विक्षेपी बल युग्म कहते हैं तथा कुंडली इसी विक्षेपी बल युग्म के कारण विक्षेपित होती है। इस विक्षेपी बल युग्म का जो मान होगा वो निम्न प्रकार होगा। C1 बराबर NIBLB। यहाँ N जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या है, I धारा है, B जो है चुंबकीय प्रेरणा है, L और B जो है वो भुजाएं हैं कुंडली की। एक अपन लंबाई मान सकते हैं, एक चौड़ाई मान सकते हैं। तो ये LB जो है वो कुंडली के क्षेत्रफल को दर्शाएगा, तो एक क्षेत्रफल लिख दिया है LB की जगह। तो इस प्रकार C1 का जो मान है वो हो गया है NBIA। धारा के कारण यह बल युग्म अति न्यून समय t के लिए कुंडली पर कार्यरत होता है, क्योंकि इस समय t में आवेश Q जो है ये कुंडली से पारित हो जाता है। इस प्रकार संगत आवेशीय आघूर्ण जो है उसका मान हो जाएगा C1 डॉट dt। इसका हम समाकलन कर देते हैं। C1 का मान यहाँ से रख देते हैं, ये C1 का मान रख दिया है और समाकलन है 0 से t टाइम के लिए, तो NBI ये बाहर आ गया, dt का समाकलन हो गया t। लिमिट रखने के बाद रिजल्टेंट हमें मिल गया है t, और यहाँ से आपका NBIAT है, I और t का जो गुणा है वो Q मिल गया। तो इस प्रकार संगत आवेशीय आघूर्ण का जो मान है वो बन गया है NABQ। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया है। यह संगत आवेशीय आघूर्ण जो है यह कोणीय संवेग के तुल्य होगा। तो NABQ का जो मान है वो K ओमेगा 0 के बराबर हो गया। यहाँ ओमेगा 0 जो है ये कुंडली का प्रारंभिक कोणीय वेग है और K जो है ये कुंडली का उसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। माना कुंडली की प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है ये 1/2 K ओमेगा 0 स्क्वायर है। यह ऊर्जा निलंबन तंतु में अधिकतम ऐंठन के लिए प्रयुक्त होती है। यदि निलंबन तंतु में अधिकतम ऐंठन θ0 हो तो इसमें प्रयुक्त ऊर्जा जो है वो निम्न प्रकार होगी। इंटीग्रेशन 0 से θ0 C थीटा d थीटा। इसको हल करने पे सामान्य रूप से हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 θ0 स्क्वायर। इसे हमने समीकरण 4 दे दिया है। यहाँ समीकरण 4 में C जो है ये निलंबन तंतु का प्रति एकांक ऐंठन बल युग्म है। तो इस प्रकार आपकी जो प्रयुक्त ऊर्जा है ये प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा जो 1/2 K ओमेगा 0 स्क्वायर है इसके बराबर होगी। तो समीकरण 4 से प्राप्त मान जो 1/2 C θ0 स्क्वायर है इसको 1/2 K
ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर रख देते हैं तो दोनों को बराबर करने पे हमारे पास ये मान आ गया। इस समीकरण 5 में दोनों तरफ k से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी k से गुणा है तो ये स्क्वायर है और यहाँ k एक्स्ट्रा आ गया। इस k स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया है और कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया है। अब ये जो k ओमेगा 0 है इसका मान समीकरण 3 से रख देते हैं, तो ये मान समीकरण 3 से रख दिया है। मान समीकरण 3 से रखते ही हमारे पास मिल गया है n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर q स्क्वायर बराबर k c थीटा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर का मान ले लेते हैं सामान्य गणितीय रूप से। अब गुणन कर रही किसी कुंडली का जो आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल निम्न प्रकार लिखा जाता है t = 2 पाई रूट k अपॉन c। तो यहाँ से k का मान हमें मिल जाता है t स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर c। तो ये जो k का मान है, ये k का मान यहाँ समीकरण 6 में रख देते हैं तो हमें मिल जाता है q स्क्वायर का मान, q स्क्वायर बराबर c स्क्वायर अपॉन NAB की होल स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर। तो इस प्रकार q का मान इनका वर्गमूल लेके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो मान आएगा इसको हमने, ये सारे नियतांक है इसलिए हमने इसको एक नया नियतांक दे दिया है k1, जिसे प्रक्षेप स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार q जो है वो समानुपाती हो जाता है थीटा 0 के। अतः कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो है वो कुंडली में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अब यदि हम चर्चा करें प्रक्षेप स्थिरांक की, तो प्रक्षेप स्थिरांक उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जिसके गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने पर अवमंदन रहित गति की स्थिति में कुंडली का जो विक्षेप है वो एकांक न हो। तो समीकरण 8 जो है ये अपनी, इस समीकरण 8 से गैल्वेनोमीटर में ज्ञात स्थिर धारा I भेजकर उसके लिए संगत स्थायी विक्षेप जो है फाई, ये नोट कर लेते हैं और इसके अनुसार I का जो मान होगा वो होगा C/NAB फाई। इस सूत्र से C/NAB का मान जो है वो I/5 होगा। तो C/NAB का मान I/5 समीकरण 8 में रख देते हैं, इस समीकरण 8 में यहाँ पे। तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। हमें आवेश Q का मान मिल जाता है T/2 पाई I/5 थीटा नॉट, समीकरण 9। समीकरण 9 से गैल्वेनोमीटर से पारित आवेश Q का जो मान है वो ज्ञात किया जा सकता है आराम से। इसके बाद बात आती है धारा सुग्राह्यता की। तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा जो है वो गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। माना I धारा प्रवाहित होने पर स्थायी विक्षेप का मान जो है वो फाई है, तो धारा सुग्राह्यता का मान जो होगा वो IS बराबर I/5 होगा। इसको लिखने पे C/NAB को नया कांस्टेंट दे दिया है G। तो धारा सुग्राह्यता का जो मान है ये आपका C/NAB द्वारा लिखा जाता है। इसके पश्चात है आपकी आवेश सुग्राह्यता। तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को आवेश सुग्राह्यता कहते हैं। इसे QS से व्यक्त करते हैं और इसका मान Q/θ0 है। तो Q/θ0 में मान रख के हल कर लेते हैं तो आवेश सुग्राह्यता QS का मान हमें मिल जाता है T/2 पाई I/5। और यहाँ इसका यदि हम समीकरण 10 से मैच करें तो QS का मान हमें मिल जाता है QS बराबर T/2 पाई गुणा IS। यानी आवेश सुग्राह्यता जो है ये धारा सुग्राह्यता को T/2 पाई से गुणा करने पे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अभी हमने प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अगला जो लेक्चर होगा उसमें
प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के लिए अवमंदन के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।